हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाय एम एस अली। तो आज ये हम लोगों का चौथा लेक्चर है ऑफ दिस सीरीज़, जहाँ पे आज हम लोग ख़त्म कर देंगे अपना जो सब टॉपिक है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर वाला पार्ट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। राइट। तो पिछले लेक्चर में हम लोग का हुआ था आई थिंक के मोबिलिटी तक हुआ है। तो मोबिलिटी अधूरा रह गया था। तो उससे पहले एक दो पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको गौर से और एकदम क्या बोलते हैं डिसिप्लिन के साथ इसको समझिए एंड नोट करिए। व्हाट इट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कहाँ पे, सेमीकंडक्टर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो आता है क्या? V/R। ठीक है। ये इसी से निकल के आता है। ठीक है। लेकिन अभी उतना हमको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये याद रखना है कि E क्या होता है? V/R। और R क्या आपका डिस्टेंस है। ठीक है। होता है क्या? डिस्टेंस। और V होता है क्या? वोल्टेज। क्या आपका? वोल्टेज। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लेट मी रेज इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका, मैं इसको पहले कलर चेंज कर देता हूँ। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन अ सेमीकंडक्टर बार। ठीक है। मान लो एक आपका सेमीकंडक्टर बार है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर अपने को निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ऐसे आएगा, E = dV/dr, इसका मॉड। और इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके। और यहाँ पे dV जो है आपका, वो dV क्या है? वो आपका चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है। चेंज इन वोल्टेज, और dr ये थिकनेस ऑफ द सेमीकंडक्टर बार है। थिकनेस ऑफ द सेमीकंडक्टर बार। बट इट तो ये हुआ, ये होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होती है, बात करेंगे हम लोग। क्या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू ये होता है आपका क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है आपकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे अपने को क्या पता चलता है? इससे अपने को ये पता चलता है कि जो आपका चार्ज कैरियर है वो कितना तेज़ी से, ये कितना फास्ट तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है। गॉट इट। तो इसका जो एसेंस है वो ये कि, एक मिनट, हाउ फास्ट चार्ज कैरियर मूव्स और चार्ज कैरियर ट्रेवल्स फ्रॉम one point to another point। समझ में आ रहा है? अगर मोबिलिटी अगर नहीं हो तो क्या कनेक्टिविटी का क्या एसेंस रह गया? कुछ नहीं होगा। कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी? ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपका जो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ कैरियर्स इनटू चार्ज ऑन ईच कैरियर इनटू में मोबिलिटी। अगर मोबिलिटी अगर ज़ीरो हो जाए तो ये क्या होगी? कंडक्टिविटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? पढ़े। तो इसी वजह से मोबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंडक्टिविटी का। तो इसी वजह से अपने को मोबिलिटी पढ़ना होता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि मोबिलिटी जो अलग अलग मटेरियल है सेमीकंडक्टर का, वो किसका होता है, कैसे, वो देखना है अपने को। व्हाट इट देखो, तो
अगर हम लोग जर्मेनियम की बात करेंगे या फिर देखो पहले सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन में जो मान लो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया तो वहाँ पे क्या आएगा, म्यू एन आएगा ना मोबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे जो सिलिकॉन की मतलब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो होती है आपकी कितनी, 1300। ठीक है, बाकी तुम यूनिट लगा सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, शायद यही होता है, हमको भी थोड़ा चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, ये होता है क्या सिलिकॉन का। और म्यू पी की अगर बात करें हम लोग, म्यू पी तो ये लगभग आप बोल सकते हैं कि 500 के आसपास है। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग थोड़ा क्लेरिफाई कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वोल्ट पर सेकेंड। ठीक, अब देखो, और हमेशा याद रखना कि ये जो म्यू एन बाई म्यू पी है ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम्स होती है, समझे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, ये म्यू एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ना, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी वो होल्स की मोबिलिटी से 2.5 गुना होता है ज़्यादा। तो इसी वजह से जो है वो हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मोबिलिटी होल्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, समझे। तो ये होता है। और बाकी ये जो फैक्ट है ये इसको थोड़ा आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया सिलिकॉन का। ठीक है, अब जर्मेनियम की बात करेंगे हम लोग। जर्मेनियम, इसमें क्या है आपका म्यू एन जो होता है वो आई थिंक 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, और म्यू पी इनके जो होल्स की मोबिलिटी होगी वो 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। और तो ये है, तो आपको ये मोबिलिटी का जो वैल्यू है ये आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, काम आती है बाद में। ठीक है, अब जो एक नोटेबल पॉइंट है आपका वो ये कि मोबिलिटी जो है चार्ज कैरियर की, मोबिलिटी जो होती है चार्ज कैरियर की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी घटती है। और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, और ये क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस एम। बात बराबर ही है। और एम क्या है, कांस्टेंट है। अब मोबिलिटी, जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि मोबिलिटी क्या होती है, वी डी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ तो रिलेशन होगा ना आपस में। अब वो किस तरह का रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि आप लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर आप लोग लेस देन 10 टू द पावर 3 रख रहे हैं, 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो इलेक्ट्रिक फील्ड। लो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये 3-4 पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ग्राफ वाला पैटर्न दिखाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 बट लेसर देन आप रख रहे हैं 10 टू द पावर 4। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट को इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 है और लेसर देन 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड। मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4 रख रहे हैं वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसको अपन लोग बोलते हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आप लोग अभी देख लो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं उस ग्राफ की जहाँ पे हम लोग म्यू यानी कि मोबिलिटी और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन देखेंगे। देखो, ये हो गया
ऊपर के डायरेक्शन में आप इसको मोबिलिटी देख लीजिए और इधर आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सॉरी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने क्या बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लेस देन 10⁻³ यानी 10 क्यूब वोल्ट पर सेंटीमीटर से कम रख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, म्यू आपकी कांस्टेंट रहती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ म्यू का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब इतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाता मोबिलिटी में, ठीक है। अब जो ही अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 10⁻³ से ज़्यादा कर रहे हैं और 10⁻⁴ से कम रख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इन्वर्स हो जाता है, थोड़ा सा इन्वर्स हो जाता है, और जब फिर आप अगेन इसको और भी बढ़ाते हैं तो ये फिर क्या होता है, सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ पे ये हो गया आपका 10⁻³ वाला, ये हो गया आपका 10⁻⁴ वाला, और ये हो गया आपका क्या 10⁻⁴ से ग्रेटर वाला। इस रीजन पे म्यू कांस्टेंट है आपका, यहाँ पे म्यू कांस्टेंट, यहाँ पे आपका जो म्यू है, यानी कि 10⁻³ और 10⁻⁴ के बीच में ये म्यू जो है वो स्क्वायर रूट के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। और यहाँ पे इस रीजन में जहाँ पे 10⁻⁴ से ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। यानी कि हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि एट स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी इज कांस्टेंट, ये स्मॉलर हुआ ना, ये वाला क्षेत्र स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड में म्यू इज कांस्टेंट। एट वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड product of mobility and electric field becomes constant and is equal to the saturation value of drift velocity। ये इतना कुछ खास नहीं है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट की। एक फॉर्मूला है, बस खाली इसको याद रख लेना, ये याद करने का है खाली। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1.24 डिवाइडेड बाई EG इन EV में, तो आपका आएगा कितना, माइक्रोमीटर में, ठीक है। यानी कि जो भी लाइट एमिट होगी, अगर मेरे पास अगर इतना बैंड गैप वाला अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, तो उसका जो वेवलेंथ निकलेगा, जो लाइट रिलीज होगी, तो उसका वेवलेंथ का निकालने का फॉर्मूला ये है। तो 1.24, इसको हम लोग 1240 में भी लिख सकते हैं, 1240 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप, तो ये तब फिर आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अगर आप 1240 करेंगे तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम पे कुछ चर्चित घटनाएं। सिलिकॉन को अगर हम लोग देखेंगे, सिलिकॉन इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जर्मेनियम के कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन इसके बेटर थर्मल स्टेबिलिटी किसके कंपेरिजन में बोलेंगे, जर्मेनियम के कंपैरिजन में। और इसका इस्तेमाल जो होता है वो स्विचिंग में होता है, अरे यार कहाँ पता है इसका इस्तेमाल, स्विचिंग में, गॉट इट। आपने देखा भी होगा कि हम लोग जो पावर डायोड्स बनाते हैं, पावर डायोड्स में सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें लीकेज करंट कम होती है पावर डायोड्स में। जैसे कि SCR हो गया, ट्राइओड हो गया, ट्राइक डाइप हो गया, एक्सेट्रा, सब में आपका सिलिकॉन यूज़ होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू जर्मेनियम को देख लेते हैं। जर्मेनियम भाई साहब ये क्या होता है, अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होती है, बोलेंगे सिलिकॉन की। लेकिन अगर हम लोग कंडक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि हायर कंडक्टिविटी, हायर कंडक्टिविटी, ठीक है। देन क्यों, और क्योंकि इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। हमने देखा ना कि इस जर्मेनियम की मोबिलिटी कितनी होती है, म्यू एन की अगर बात करें हम लोग, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 3800, ठीक है,
3800, जबकि आपका सिलिकॉन में म्यू एन कितना था आपका सिलिकॉन की केस में, ये 1800 था, 1800। ठीक, तो जिसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा, अच्छा उसी उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसमें मोबिलिटी ज़्यादा होती है। और बात करेंगे हम लोग क्या, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड ये आपका जर्मनी में हो गया, अब गैलियम आर्सेनाइड इसको देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम लोग एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, क्या है डायरेक्ट डीबीएससी कर देते हैं ना, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हम क्या पढ़े हैं कि जो 99% हीट लाइट रिलीज़ करता है और 1% हीट, तो इसको हम लोग एलईडी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एलईडी लेज़र वगैरह बनाने में, ठीक, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं गैलियम आर्सेनाइड का। गॉट इट। अब हम बात करेंगे क्या इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। एनआई, एनआई क्या होता है, मान लो एक प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, जो एक कांस्टेंट के बराबर होती है, उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब एनआई स्क्वायर, ये रिलेशन याद रखना, एनआई स्क्वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो यहाँ से एन आई का वैल्यू कितना निकल के आएगा, एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2, टी टू द पावर 3/2। ये हुआ आपका रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपका नॉन लीनियरली वेरी करता है। गॉट इट। यानी कि एक पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस एन आई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक concentration, intrinsic concentration varies non-linearly। ठीक है, क्यों, बिकॉज एन आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ये था आपका रिलेशन, समझा बेटू, ये था आपका। अब इंसुलेटर हम लोगों ने पढ़ा है कि इंसुलेटर क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और इंसुलेटर के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को करंट को अपोज कर पाएगा ना। ठीक, हीट ज़्यादा रिलीज़ करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, तो ये सब आप लोग कॉमन सेंस से ही बना सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंसुलेटर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका हो गया क्या, ड्राई एयर हो गया, इसका डायलेक्ट स्ट्रेंथ लगभग 3 किलो वोल्ट पर mm में होता है और एक अच्छा इंसुलेशन मटेरियल है। और इसको हम लोग ओवरहेड लाइंस में यूज़ करते हैं और उसके बीच में हम लोग एक एयर गैप रखते हैं ताकि आपस में क्या हो, मतलब शॉर्ट सर्किट ना हो। तो क्या होता है, बीच में गैप होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब 3 वायर ऐसे अगर पैरेलली जाते हैं तो उसमें एक मिनिमम डिस्टेंस रखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं लोग, ड्राई एयर बोलते हैं। और ताकि इंसुलेशन कायम रहे। उसके बाद वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर कैसे बनता है, उसमें हम लोग सल्फ़र को मिला देते हैं किसमें, रबर में, नेचुरल रबर में जो है हीट प्रोसेस के जरिए। ठीक, बस ये वल्केनाइज्ड रबर। उसके बाद पीवीसी ये भी एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है देन वल्केनाइज्ड रबर से। और एट प्रेजेंट जो है पीवीसी बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ रबर। तो अभी रबर का इस्तेमाल ज़्यादातर पर हो रहा है, मतलब पीवीसी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है रबर के प्लेस पे। ठीक है, उसके बाद माइका है। ठीक, माइका क्या एक नेचुरल मिनरल होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और जिसमें आग या फिर मॉइस्चर से ये अनअफेक्ट रहता है। हीटिंग एलिमेंट्स के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इसको गूगल ChatGPT जो भी करना है सब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है इसमें। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों का जो हाँ, अब एक पॉइंट ये है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे भूल गया मैं। ठीक, हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं इंसुलेटर्स को बेस्ड ऑन टेम्परेचर, यानी कि
कौन सा इंसुलेटर कितने टेम्परेचर तक सेफ़ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन व्हाट, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ये आपका रहा हेडलाइन, ठीक है। तो हम लोग इसको जो क्लासिफाई करते हैं उसको YAEBFHC इस ऐसे क्लासिफाई करते हैं। Y हो गया आपका, A हो गया, E हो गया, B, F, H, C, यानी कि 4 और 3 7 आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक 4 का कैटेगरी बना लीजिए और FHC होता है ना, HCF, ठीक है। तो HCF तो ऐसे आप याद रख सकते हैं उसको कि FHC बोल के, गॉट इट। यहाँ देखो वाई कैटेगरी में हम लोग उस सेमीकंडक्टर को रखेंगे जो 90 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है, 90 डिग्री सेल्सियस तक जो सह सकता है, गॉट इट। एक केस में हम लोग 105 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे उसको। ये कितना तक, 105 डिग्री, क्या हुआ भाई मेरा, 105 डिग्री से। ई वाला जो है, ई ये आपका 120 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है, 120 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है। बी वाला ये आपका 130 डिग्री सेल्सियस तक सहेगा, ठीक है। एफ़ वाला जो है, एफ वो आपका 155 डिग्री सेल्सियस, याद करो इसको अभी, 155 डिग्री सेल्सियस। एच आपको 180 डिग्री सेल्सियस तक ये, ठीक। और ये कितना होगा, ये मोर देन 180 डिग्री सेल्सियस। सी, मेरा स्टाइलस पेन ख़राब हो गया शायद, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है ये, ठीक है। कोई नहीं, लेकिन तब भी मैं देखता हूँ अभी यार क्या हो गया। ठीक, तो ये कैटेगरीज़ हैं इंसुलेटर्स की। किस पे ये डिफाइंड है वो बोलेंगे जब बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ऑलराइट। तो ये कुछ है, बस यहाँ तक। अपना जो पहला सब टॉपिक है ना, जो आपका पहला सब टॉपिक है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो ये अपना फिनिश, ये कंप्लीट हो गया। तो आप लोग मार्क कर दीजिए, कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट क्या है अपना, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो आप लोग तैयार करके आइए, अपना पिछला वाला रिवाइज करिए अच्छे से, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।